क्लास में हम लोग बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। और आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री से कई दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। और आज तो आप देखिए, आज के समय में अगर कोई सरपंच बन जाता है तो वो आप देखते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भ्रष्टाचार करके रख लेता है। और वो आप देखते होंगे कि फॉर्चूनर, सफारी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। लेकिन आपने ऐसा भी हमारे देश ने एक प्रधानमंत्री देखा है जिसके पास कार नहीं थी, आप समझ रहे हैं, और उसके बाद उसके बच्चों की जिद के कारण वो एक कार खरीदता है। और कहते हैं कि वो अपने जिंदा रहते हुए अपनी पेंशन से, अपनी वेतन से उस कार का भुगतान नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद कहते हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई और इंदिरा गांधी ने उनका कर्ज माफ कर दिया। हमारे देश ने एक ऐसा रेल मंत्री भी देखा है कि एक दुर्घटना हुई और उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया, उस घटने का जिम्मेदार खुद को मान लिया। और आज तो आप देखिए बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, उसके बाद भी नेता पद छोड़िए, उस घोटाले पर बात ही नहीं करते, उसकी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। तो हम आज ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं। और आपके स्क्रीन पर आपको लाल बहादुर शास्त्री जी दिख भी रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाल बहादुर शास्त्री साहब हैं। और एक और इनकी पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, मुस्कुराते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। अगर हम लोग इनके वास्तविक नाम की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री इनका नाम था, और इनका उपनाम शांतिदूत, शास्त्री और नन्हे इन्हें इनके उपनाम थे। उपनाम कहने का मतलब हो जाता है कि आप देखते होंगे कि वास्तविक में आपका एक नाम होता होगा, आपके परिवार वाले, आस पड़ोस वाले आपका एक उपनाम रख देते होंगे, तो उसी की बात होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को 2 अक्टूबर को एक और किसी का जन्म हुआ था, आप लोग बताइएगा। इनका जन्म मुगल सराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होता है। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये इसलिए क्योंकि आप देखें सभी राज्यों की अगर तुलना करें तो यहाँ विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है, उसमें 100 सीटें देखने को मिलेगी। लोकसभा में सभी राज्यों से ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं। और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और आप देखिए अभी तक अपने जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से अधिकतर आपके यहीं से चुनकर आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं निकल के। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिए, मोदी साहब को, आप देखते हैं बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, लखनऊ अभी राजधानी है। और इनका जन्म जिस समय आप देखिए कि बनारस में, उत्तर प्रदेश में होता है, उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, हम अंग्रेजों के अधीन थे। इनके पिता की बात करें तो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव इनके पिता का नाम, जो एक स्कूल टीचर थे, स्कूल शिक्षक थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी, और पत्नी की बात करें तो ललिता देवी इनकी पत्नी का नाम। इनके बेटों की बात करें तो आप देखेंगे हरिकृष्ण शास्त्री, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री और अशोक शास्त्री इनके बेटों के नाम थे। और बेटी की बात करें तो कुसुम शास्त्री और सुमन शास्त्री इनकी बेटियों का नाम है। और इनकी शिक्षा की बात करें तो विद्यालय आप देखेंगे तो श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज से ये शुरुआती अपनी शिक्षा लेते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से ये अपने आगे की शिक्षा लेते हैं। उन्होंने कला में स्नातक किया हुआ था, किसमें, कला में। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और एक राजनीतिज्ञ थे। आज के राजनेताओं से उनकी तुलना मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई देगा उनमें और आज के नेताओं में। इनका राजनीतिक पार्टी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी से जुड़े हुए थे। और आप सभी जानते हैं कि 1966 में उन्हें भारत सरकार द्वारा मरने के बाद भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सम्मान है हमारे देश का, ठीक है। अगर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करें कि इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है, तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1921 में शुरू की गई द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए। और गांधी जी द्वारा 1921 में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और यही वजह रही कि वो काशी विद्यापीठ से जुड़े ताकि राष्ट्रवादी नेताओं के संपर्क में आ सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें। और 1930 में जब गांधी जी
ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो शास्त्री जी ने इसमें कूद पड़े और गांधी जी के साथ चले। और आज आप लोग आज़ादी जो देखते हैं ना, आप लोगों को ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए कई लोगों ने, आप देखिए, यातनाएं झेलनी पड़ी, जेल जाना पड़ा उन्हें, कई लोगों की जान गई, कई लोग देश के लिए शहीद हो गए। तो इसकी कीमत कुछ समझा करिएगा। वो कहते हैं ना कि जो आसानी से मिल जाता है हमें उसका कोई कदर ही नहीं होती है। उन्हें अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया और वे 2.5 वर्ष तक कारावास में भी रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे फिर से गांधी जी के साथ कूद पड़े और यह वही समय था जब इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। जब अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेताओं की धरपकड़ शुरू की तो शास्त्री जी भूमिगत हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और 1945 में उन्हें फिर से रिहा कर दिया जाता है। तब तक वे कांग्रेस पार्टी में अपनी खास जगह बना चुके थे। और इनकी राजनीतिक यात्रा की अगर हम लोग बात करें शास्त्री जी के, तो 1928 में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और 1929 में इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए जाते हैं। 1935 से 37 यूपी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में चुने जाते हैं। 1937 में यूपी विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और यूपी संसदीय बोर्ड के आयोजन सदस्य सचिव भी बने। फिर आप देखेंगे 1947 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के संसदीय सचिव बनते हैं और 15 अगस्त 1947 की बात है, 15 अगस्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री नियुक्त किया था। फिर आप देखेंगे कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1952 में आप देखेंगे सह फूलपुर पश्चिम सीट से एक बार वो विधायक बने और 13 मई को भारत गणराज्य के पहले रेल मंत्री बनाए जाते हैं। क्या रेल मंत्री बनते हैं। फिर आप देखेंगे 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से लाल बहादुर शास्त्री को मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार मंत्री के रूप में नियुक्त किया। 1958 में आप देखेंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। 1961 में पंडित जेबी पंत की मृत्यु के बाद वह गृह मंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे 1964 में 9 जून को वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं और 1966 तक काम करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं, प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के प्रमुख कथन भी रहे हैं। उन्होंने जो वक्तव्य बोले हुए, अगर कहीं आप लोग स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और आंसर राइटिंग लिखते हैं आप लोग, तो हाँ, इस तरह के उपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र के बारे में लिख रहे हैं तब भी आप लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। कानून के बारे में लिख रहे हैं तब भी आप लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। लोगों को सच्चा लोकतंत्र और स्वराज कभी भी हिंसा और असत्य से प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा कथन था कि कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा रह गया है जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाता है तो भारत को अपना सर यानी कि सिर शर्म से झुकाना पड़ेगा। ये अगर आप देखिए कि जो अछूतों पर, अगर आप देखिए निचली जाति पर, अगर पिछड़े लोगों पर आपके पास निबंध या क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है आंसर, तो आप लोग यहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने जरूरी काम है और लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करना। जय जवान जय किसान का नारा भी आप सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इनके नाम पर कुछ संस्थाओं और स्थान के नाम भी पड़े। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, उत्तराखंड। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। शास्त्री इंडो कनाडाई संस्थान का नाम शास्त्री जी के नाम पर रखा गया क्योंकि भारत और कनाडा के बीच विद्वानों की गतिविधियों के विकास में उनकी प्रमुख भूमिका थी। लाल बहादुर शास्त्री की 45वीं पुण्यतिथि पर 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के रामनगर में शास्त्री के पूर्वजों के घर का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की और इसे एक जीवनी संग्रहालय में बदलने की घोषणा की। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उनके नाम से एक स्मारक स्थापित किया गया जिसे भारतीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है और उसके बाद उनका नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया है। आप देखेंगे कि उत्तरी कर्नाटक में स्थित कृष्णा नदी पर बनाए गए अलमाटी बांध का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री सागर रखा गया है, जिसके नींव का पत्थर उनके द्वारा ही रखा गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा।
आरबीआई द्वारा उनके जन्म दिवस की वर्षगांठ पर 5 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। 1991 में हर वर्ष अखिल भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट को आयोजित किया जा रहा है। 1991 से शास्त्री जी की प्रतिमाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई, जैसे मुंबई, बेंगलोर, विद्यासाउ, नई दिल्ली सीजीओ परिसर में, अलमाटी बांध स्थल, रामनगर यूपी, हिसार, विशाखापत्तनम या विशाखापट्टनम, नागार्जुन बांध स्थल, ये वारंगल, यहाँ आपको इनकी प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। शास्त्री जी की अर्ध प्रतिमाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई, तिरुवनंतपुरम, पुणे, वाराणसी हवाई अड्डे पर, अहमदाबाद, लेक साइड, कुरुक्षेत्र, शिमला, कासरगोड, इंदौर, जलंधर, महोदय, उरन। ठीक है। और आप देखिए, जब हमारे देश का कोई इतना बड़ा महान नेता रहा है, इतनी महान उपलब्धियां रही हैं, तो उसकी मूर्तियां, उनके बारे में सब देश भर को मालूम होना चाहिए। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज भी खोला गया। नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ इत्यादि में भी शास्त्री भवन भी बनाए गए हैं। जब शास्त्री ने, एक बार ऐसा हुआ, आप सभी जानते हैं कि जब हमारी आज़ादी हमें मिली 1947 में, तो हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं सिर एक तरह से आप सोचिए आपके सामने खड़ी हुई थी। तो उन्हीं में से एक खाद्यान्न समस्या भी थी। तो कहते हैं कि जब शास्त्री जी ने कहने पर पूरे देश ने उपवास किया था, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से की थी और अपने बच्चों को एक दिन भूखा रहने के लिए कहा था, उपवास रखने के लिए कहा था। उन्हें लगा कि हमारे बच्चे अगर रख सकते हैं तो हम तभी देश के सभी नागरिकों से आह्वान कर सकते हैं, हम वो काम कर पा रहे हैं। अब ऐसा आजकल के नेताओं को छोड़ दीजिए, आजकल के नेता तो आप देखते हैं, वो तो आप देखते हैं कि खाते रहेंगे और देश भर की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। शास्त्री जी के कार्यकाल में एक समय ऐसा भी आया जब देश के सामने अनाज संकट समस्या आ खड़ी हुई। देश के पास सिर्फ कुछ ही दिनों का अनाज बाकी था। अमेरिका भारत को अनाज देने के लिए तैयार था, लेकिन शास्त्री जी को अमेरिका से अनाज लेकर देश के आत्मसम्मान को गिरते देखना मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक दिन का उपवास किया और दिन भर कुछ नहीं खाया। इसके बाद उन्हें विश्वास हो गया कि अगर एक दिन कुछ ना खाया जाए तो भी जीवित रहा जा सकता है। उन्होंने देशवासियों से कुछ दिनों तक सप्ताह में एक दिन का उपवास करने के लिए कहा। उनकी इस अपील को पूरे देश ने स्वीकारा और सभी लोग सप्ताह में एक दिन उपवास भी रखने लगे और इस तरह देश का बहुत सारा अनाज बच गया और भारत को इस संकट से निकलने में मदद भी मिली। उन्होंने कहते हैं कि अपनी प्रधानमंत्री आवास में भी आप देखिए गेहूं का उपज करवाया था, बोया हुआ था। ठीक है। आप जानते हैं कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आपके लाल बहादुर शास्त्री ही थे। पाकिस्तान को लगता था कि चीन के युद्ध के बाद भारतीय सेना को मनोबल गिरा हुआ है, यानी कि आप देखते हैं कि 1962 में जब हमारा और चाइना का युद्ध होता है, भारत चाइना का, तो भारत हार जाता है, तो पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो सोचता है कि चलिए ये तो भारत कमजोर हो चुका है, अब तो हम ही भी हरा देंगे, और पाकिस्तान भी हमारे ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन उन्हें लगा भारतीय नेतृत्व में आत्मविश्वास की कमी है, पाकिस्तान को लगा उसने निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपना प्रधानमंत्री खोया है। हम लोगों ने किसे, किनकी बात हो रही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऊपर से अनाज संकट की समस्या भी सर उठा के खड़ी हुई। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और सरकार को अपने अमेरिकी शस्त्रों पर भी बड़ा अभिमान था और इसी गलतफहमी के चलते पाकिस्तानी सेना ने 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया और शास्त्री जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को पाकिस्तान को सबक सिखाने का आदेश दिया। ये शास्त्री जी का आत्मविश्वास था कि उन्होंने बिना अंतर्राष्ट्रीय दबाव की चिंता किए सेनाओं को लाहौर पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। यहां तक कि अमेरिका को भारत से निवेदन करना पड़ा कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए ताकि अपने नागरिकों को लाहौर से कुशल निकाल सके। लड़ाई के अंत तक भारत ने पाकिस्तान के 1735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, हम लोगों ने, भारत ने। लेकिन अंत में अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के युद्ध विराम हो गया और भारत तथा पाकिस्तान को समझौते के लिए रूस में ताशकंद में निमंत्रित किया गया। यह समझौता इतिहास में ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। और एक बात और आपको बता देता हूं कि देखिए, हमारा रूस बहुत अच्छा मित्र रहा है हमेशा से, और आप देखिए पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ एक समय था कि अमेरिका का झुकाव था। आज जो अमेरिका हमारी तरफ झुकाव दिखा रहा है ना, इसकी एक वजह है। अगर आप देखिए चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के संभव नहीं है। इसीलिए आप देखिए, आप कहिए मतलबी दोस्त है अमेरिका। ठीक है। शास्त्री जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से भी हैं। जब रेल मंत्रालय से इन्होंने इस्तीफा दिया था 1965 में, शास्त्री जी रेल मंत्री थे,
तब एक रेल दुर्घटना में 156 लोगों की डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो शास्त्री जी ने नैतिक रूप से अपने आपको इसका जिम्मेदार माना और रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। इसके उलट आज बड़े बड़े घोटाले के बावजूद राजनेता इस्तीफा देना तो दूर बल्कि इसकी जिम्मेदारी तक नहीं लेते हैं। और आप देखिए, मीडिया अगर कहे तो मीडिया को जेल में भी उठा के डाल देते हैं। कार खरीदने के लिए लोन, जब वे प्रधानमंत्री थे तो उन्हें कुछ लोगों ने कार खरीदने की सलाह दी। कार की कीमत 12,000 थी और उनके पास थे मात्र 7,000 रुपये। इस पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपये का लोन लिया था। उनकी मृत्यु के बाद में बैंक ने ये लोन माफ करना चाहा, लेकिन शास्त्री जी की पत्नी ने इससे इनकार कर दिया और पूरा लोन अपनी पेंशन से चुकाया। देखिए, इसकी अलग अलग कहानियां हैं। कोई कहता है कि कई किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा कि इंदिरा गांधी ने माफ करवा दिया था। कई लोग कहते हैं कि पेंशन से उनका भुगतान किया गया था। एक और कहानी है बेटे का कॉलेज में एडमिशन। अपने बेटे का कॉलेज में एडमिशन करवाते समय फॉर्म में उन्होंने स्वयं के बारे में प्रधानमंत्री के स्थान पर सरकारी कर्मचारी लिखा, ताकि उनके बेटों को किसी तरह का अतिरिक्त फायदा कॉलेज प्रशासन की तरफ से नहीं पहुंचाया जाए। और एक बार जब उनके बेटे को गलत तरह से प्रमोशन दिया गया तो उन्होंने इस प्रमोशन को निरस्त भी कर दिया था। आज के आप सोच रहे हैं विधायक बन जाता है तो आप देखते हैं उसके पड़ोसी भी अपनी कार पर लिखवा लेते हैं कि विधायक जी की गाड़ी, आप समझ रहे। और कॉलेज में अगर उसके बेटे को एडमिशन चाहिए होता है तो वो बोल देता है विधायक जी का बेटा। और आप देखिए, हमारे देश ने एक प्रधानमंत्री भी ऐसा देखा है। तो बहुत कुछ है। आप सोचिए कि उन समस्याओं से निपटना, भारत जब आजाद हुआ तो हजारों समस्याएं खड़ी हुई थी। ईमानदार हमारे उस समय के नेता थे, तब जाकर हम लोग उन पर सफलता प्राप्त कर पाए, उन समस्याओं का समाधान निकाल पाए। एक और इनसे दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। 3rd क्लास के डिब्बे में सफर। जब वे रेल मंत्री थे तब रेल के 3rd क्लास के डिब्बे में सफर करते थे। एक बार जब वे यात्रा कर रहे थे तो गंतव्य स्थल पर पहुंचे तो स्वागतकर्ता मालाएं लेकर 1st क्लास के डिब्बे के बाहर एकत्रित हो गए। लेकिन जब शास्त्री जी 3rd क्लास से बाहर आए तो सभी उनकी सादगी देखकर दंग रह गए। और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न से पुरस्कार भी दिया गया। आज के युवा वर्ग और राजनेताओं को शास्त्री जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके मूल्यों और विचारों का अनुसरण भी करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो लास्ट टाइम सबका आता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को लेकर और उनसे जुड़े कई रहस्य हैं। कई लोग कहते हैं कि इनकी डेथ हुई दिल का दौरा पड़ने से, कई लोग कहते हैं इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि शास्त्री जी किस समझौते के मसौदे से खुश नहीं थे और पाकिस्तान को उनका इलाका वापस नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। ताशकंद समझौते पर पाकिस्तानी शासक अयूब खान के साथ हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों के बाद 11 जनवरी 1965 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उनकी मृत्यु आज तक दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है और आधिकारिक रूप से मृत्यु का कारण हार्ट अटैक मान लिया गया, लेकिन बहुत से लोग इसे हत्या के रूप में देखते हैं और कुछ तो संदेह प्रकट करते हैं। और उसकी कारण भी है कुछ। शास्त्री जी का जब शव यानी कि उनका डेथ जो शरीर था भारत लाया गया तो वह नीला पड़ चुका था, जिसे देखकर यह लगा कि शायद उन्हें जहर दिया गया। उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। यदि पोस्टमार्टम करवाया गया था तो उनकी मृत्यु का सही कारण पता चल सकता था। और आजकल आप देखिए किसी की भी हत्या होती है या कुछ भी होता है तो उसका आप देखते हैं पोस्टमार्टम होता है, लेकिन आप देखिए कि इनका नहीं करवाया गया। शास्त्री जी के निजी डॉक्टर और निजी सहायक का निधन अलग अलग हादसों में उनकी मृत्यु के कुछ समय के बाद हो गया। दोनों ही शास्त्री जी के साथ ताशकंद दौरे पर गए थे। तो यहां से भी ऐसे लगता है कि शास्त्री जी की कुछ राज थे। शास्त्री जी की कुछ निजी वस्तुएं जिनमें एक थर्मस भी शामिल था ताशकंद से वापस नहीं लाया गया। ऐसा माना जाता है कि शास्त्री जी ताशकंद में एक व्यक्ति से मिले और उन्होंने अपने परिवार को फोन करके बताया कि वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिनके बारे में जब वे वापस आकर बताएंगे तो हर कोई चौंक जाएगा। कुछ लोगों का संदेह है कि वह व्यक्ति कोई नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और शायद इसलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को शास्त्री जी का जिंदा भारत आना स्वीकार नहीं था, तो इसलिए भी कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के अधिकारी मित्रोखिन ने बहुत सी खुफिया जानकारियों को चुराकर उन्हें एक किताब के रूप में 1952 को ब्रिटेन को सौंपा। इस किताब को मित्रोखिन आर्काइव के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में ताशकंद समझौते के समय ऐसे कई घटनाक्रमों का जिक्र किया जो शास्त्री जी की मौत के कारणों पर संदेह प्रकट करते हैं। और तो यही कहानी है अभी तक शास्त्री जी के जीवन की जो भी रही है, उनसे जुड़े जो किस्से रहे हैं, उनकी मौत के जो रहस्य हैं, अब वो तो सामने नहीं आ सके।
चलिए, तो आप लोग, मुझे लगता है कि देखिए, किसी के जन्मदिन पर या उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एक तरह से आप देखिए बोल देना दो शब्द बड़ा आसान होता है, उनके बारे में उल्लेख कर देना बड़ा आसान है, लेकिन उनके विचारों पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। आज जितनी भी आपकी राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बड़े बड़े राजनेताओं का आप देखिए, हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनका नाम का उपयोग सिर्फ वोट बैंक के लिए करते रहते हैं, उनके विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए, खैर आप लोग एंजॉय करिए। अगर किसी और के बारे में आपको जानना है तो आप लोग उसका नाम बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। और ये प्रधानमंत्री की जो सीरीज चल रही है, सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए प्लेलिस्ट सूची है आपकी बायोग्राफी जीवनी के नाम से, वहां जाकर आप लोग देखते रहिए।